दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गंगा में बहुत पानी बह गया है 14 नवंबर के बाद। आज 18 नवंबर है भाटी जी। जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के नतीजों से समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हौसला थोड़ा कमजोर पड़ गया है। तो मैंने नहीं, कहा समाजवादी इस मामले में आपसे बढ़िया आदमी कौन होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत और हौसला और ज्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। क्योंकि हम इस तेवर के लोग हैं, समाजवादी लोग जो हैं वो इस तेवर के लोग हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। क्या बात और है। जो बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्या बात। तो समाजवादी पार्टी के लोग धारा के विपरीत तैरना जानते हैं और हमें सारा पता है कि बिहार में क्या क्या धांधलियां हुई हैं, किस स्तर पर हुई हैं, और चुनाव आयोग ने जो धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई है, इसके लिए केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं, देश के हर नागरिक को चिंतित होना चाहिए। क्यों जी, ये जो लोकतंत्र हमने प्राप्त किया है, किसी ने हमें थाली में सजा के नहीं दिया था। इसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, 90 साल का लंबा संघर्ष हुआ, जेलें काटी, गोलियां खाई, फांसियां खाई, तब जाके ये लोकतंत्र हमें हासिल हुआ है। इसे हम ऐसे ही गवा देंगे तो ये बहुत चिंता की बात है। ये आज जो कुर्सी पे लोग बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो उस समय अंग्रेजों के साथ थे, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस समय अंग्रेजों के साथ थे। भारत का संविधान तब लागू हुआ जब ये संविधान के खिलाफ थे। जब तिरंगा स्वीकार किए गए थे, तिरंगे के खिलाफ थे। ये राष्ट्रपिता के खिलाफ थे, राष्ट्रपिता को रावण बना के उस पर बाण चलाते हुए कार्टून अपनी पत्रिकाओं में छापते थे। राष्ट्रपिता की हत्या में इनका नाम आया था। तो इन लोगों से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन देश के नागरिकों को इस पर चिंतित होना चाहिए कि किस तरह आज लोकतंत्र को जेबी लोकतंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी उसका मुकाबला करेगी उत्तर प्रदेश में, हर स्तर पर करेगी, और हम 27 जीत के दिखाएंगे। नहीं, एक बात तो सही है कि चूंकि मैं आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, तो लोकसभा चुनाव के मुकाबले महागठबंधन को 2.5% वोट कम मिले थे और एनडीए को लगभग उतना ही वोट मिला। अंतर देखिए कितना ज्यादा आ गया। एक चीज जो बिहार के नतीजों से मैं समझ पा रहा हूं, बतौर मैं छोटा मोटा पत्रकार अपने आप को मानता हूं, बड़ा तो नहीं, लेकिन और मेरी कई पत्रकारों से बात हुई है, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई क्रेडिबल दलित चेहरा नहीं था और चिराग पासवान चूंकि पिछली बार अलग रूप से लड़े थे, इसलिए तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन मात्र 10-15 सीटें पीछे रह गई थी। और इस बार वो अलग लड़े थे, इस बार चिराग पासवान आ गए एनडीए के साथ। तो देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं आपके नेता की जीत हुई है। आप समझिए, आपके नेता जिस पीडीए फार्मूले को लेके चले हैं, जीत तो बिहार में उसी की हुई है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी। भाई नीतीश जी पिछड़े हैं, दलित में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं, पिछड़े में सम्राट चौधरी हैं। तो ये तो दलित पिछड़ों की जीत है और आधी आबादी की जीत है। तो लेकिन जब हम यूपी में आते हैं तो यूपी में बीजेपी के पास तो कोई पिछड़ा चेहरा नहीं है, तब आपके कार्यकर्ता क्यों निराश हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, हमारे कार्यकर्ता कतई निराश नहीं है, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और हम बीजेपी बिहार का जवाब उत्तर प्रदेश में देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं थोड़ा एक संशोधन जरूर करना चाहूंगा। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी समझ पे, आपके विश्लेषण पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि चिराग पासवान के चेहरे ने कोई कमाल कर दिया। चिराग पासवान की पार्टी के बहुत सीनियर एक नेता मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, जिनसे रोजाना मेरी बात होती है और बहुत नजदीकी हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमें हमें तो इतना अंदाजा ही नहीं था कि हमें इतनी सीट मिल जाएंगी, ये तो चमत्कार ही हो गया। मतलब पार्टी को खुद विश्वास नहीं है कि हमें इतनी सीटें कैसे मिल गई। ये क्या खेल कर दिया जो ऊपर वालों ने।
तो खेल हुआ बिहार में। बिहार में ये इसका विश्लेषण जो है इस दृष्टिकोण से न्यायकारी नहीं होगा कि हम वोट बैंक के हिसाब से और मुद्दों के हिसाब से विश्लेषण करें। हमें विश्लेषण ये करना चाहिए कि चुनाव के समय पे एसआईआर किया जाना, एसआईआर में 65 लाख वोट काट देना, और अभी भी 1,88,000 वोट ऐसे मिलना जो डबल डबल वोट हैं, और दूसरे राज्यों के लोगों का बिहार में जा जाकर वोट डालना, सोशल मीडिया पे अपने फोटो पोस्ट करना, और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों से विशेष रेल की व्यवस्था करना, स्पेशल ट्रेन चलाना, बसें चलाना, और जो चुनाव के समय जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए चुनाव आयोग की ओर से, वो ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के आईएएस आईपीएस को पर्यवेक्षक बनाना, और कई जगह वीवीपैट पर्चियों के सड़कों पर पड़े मिलना, कई जगह स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी खराब होना, ये तमाम बातें भी हैं जिन पे। और फिर 9 अक्टूबर को जिस दिन चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखें घोषित की थी, चुनाव आयुक्त ने खुद बताया, ज्ञानेश कुमार जी ने, कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, और 11 नवंबर को जब आखिरी मतदान हुआ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं। 3 लाख मतदाता का फाइनल सूची के बाद भी बढ़ जाना। तो ये सारी चीजें, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालना, ये सीधी रिश्वत नहीं थी क्या? इसने चुनाव को प्रभावित नहीं किया होगा क्या? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहां से था? नहीं देखिए, ये मैं भाटी जी आप जो कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि ये जो योजना शुरू की गई वो ठीक चुनाव की घोषणा के पहले, और मजेदार बात है कि वोटिंग के दौरान भी कई महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए हैं। तो ये तो भाई इस पे तो 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक पैसे आए हैं, 11 को आखिरी मतदान था, 9 नवंबर तक पैसे आए। जी जी जी। तो सवाल ये है कि देखिए, ये मुद्दा तो खैर है ही है, ये बड़ा मुद्दा है, और इस पे बजाय आप लोगों को मीडिया में बात करने कि आप लोग इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाइए सर, क्योंकि इस मामले पे सही या गलत का फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। बाकी सरकार तो कहेगी कि हमने नियम कानून के तहत किया है, अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इसमें चुनाव की, मेरे हिसाब से तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, मेरा ये मानना है, और इस मामले में आप लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। खैर, हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो एक सज्जन ने ट्वीट किया है कि अब समाजवादी पार्टी को किसी ब्राह्मण को, किसी राजपूत को, किसी सवर्ण को टिकट नहीं देना चाहिए। इनको टिकट देना मतलब सीट हारना पक्का है, ये उन्होंने कह दिया एक पत्रकार महोदय ने। लेकिन मैंने आंकड़े चेक किए तो तेजस्वी जी ने समाजवादी पार्टी से कुछ सीखा नहीं। 143 में 35% तो सिर्फ यादवों को उतार दिया आपने, और लगभग 55 सीटें यादवों को दे दी, और 20 से 22 सीटें मुसलमानों को दे दी। तो ये जो सामाजिक आप बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, वो टिकटों पर लिखित नहीं होता है। और अखिलेश जी ने जब 63 टिकट बांटे थे लोकसभा में, तो सिर्फ मुस्लिम यादवों को सिर्फ 9 दिया था, बाकी जो है 55 में सर्व समाज को दिया था। नहीं, मैं पाठक जी, एक तो मैंने वो पत्रकार महोदय का ट्वीट पढ़ा है, मैं ना मेरे नेता ना मेरी पार्टी इससे सहमत नहीं है। नहीं, आपके प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया, आपके प्रवक्ताओं ने साहब ट्वीट किया है, तब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, किसी की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, मैंने कहा ना तो मैं, ना मेरे नेता, ना मेरी पार्टी इस बात से सहमत नहीं है कि ब्राह्मण और राजपूतों को हमें टिकट नहीं देना चाहिए। हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। समाजवाद का अर्थ ही यह है कि हम जाति धर्म के आधार पर भेद न करें। ये बात आप कह रहे हैं, आप तो ये बात आप कह रहे हैं, आप तो सबसे बड़े ब्राह्मण विरोधी बोला जाता है कि राजकुमार भाटी ब्राह्मणों को एकदम पसंद नहीं करते हैं। ये बोला जाता है बीजेपी के आईटी सेल द्वारा। अच्छा अच्छा। मैंने आज ही, अगर आपको समय मिला इस डिबेट के बाद, आप मेरा एक्स और फेसबुक चेक करना, मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट की है। वीडियो पुरानी है, एक पत्रकार ने मुझसे यही सवाल पूछा था और मैंने इसका विस्तार से जवाब उसमें दिया है। अच्छा अच्छा। मुझे हिंदू विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, ब्राह्मण विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। मेरी चुनौती है कि मेरा कई हजार घंटे का कंटेंट फेसबुक पे पड़ा हुआ है, जो मैं टीवी डिबेट्स में बोलता हूँ, और मेरा अपना फेसबुक चैनल भी है, और तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है।
सब कुछ एक पब्लिक के पास। वाक्य आप एक वाक्य ढूंढ के नहीं निकाल सकते जिसमें ये कहा जा सके कि मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, ब्राह्मण जाति के खिलाफ बोला है या हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है। मैं धर्म के पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ और जातीय भेदभाव के खिलाफ बोलता हूं और डंके की चोट पर बोलता रहूंगा। कोई कहेगा कि पूज्य विप्र शीलगुण ही ना, तो मैं कट्टर विरोधी हूं इस बात का। इसे कोई नासमझ ब्राह्मण ब्राह्मण विरोध मान लेता हो तो ये उसकी अपनी समझ है। बाकी मैं ब्राह्मण जाति का और हर जाति का बहुत सम्मान करता हूं। कई बार लोग इस पर नाराज हो जाते हैं, मैं ये कह देता हूं कि मैं तो ब्राह्मण, यादव, जाटव, वाल्मीकि सबको बराबर मानता हूं, मैं तो कोई भेद नहीं करता। तो इसी पे नाराज हो जाते हैं कि सबको बराबर क्यों मानते हो, ब्राह्मण को तो ऊपर मानो। नहीं, समाजवाद का मतलब है कि हर आदमी बराबर है, तो आप कोई ऊपर कोई नीचे है नहीं। सब हमारा सब संविधान भी ये कहता है हमारा। अच्छा, एक सवाल तो और है, आप मैं पश्चिमी उत्तर पर। नहीं नहीं, मेरा वो जो सवाल आपने पूछा था वो बीच में छूट जाएगा कि अच्छा हमारी अच्छा। पार्टी सबकी पार्टी है, सबको सम्मान देती है, जिसकी जैसी जो मेहनत कर रहा होगा, जो काम कर रहा होगा, सबको टिकट दिए जाएंगे। और ये बात कतई भी नहीं सोची जानी चाहिए कि इनको मत दो, उनको मत दो। दूसरी बात, आपने एक आंकड़ा दिया था, समाजवादी पार्टी ने 5 यादव लड़ाई लोकसभा में 24 में, 4 और 10 मुसलमान बस। 10 कुर्मी 4, लड़ाए। हाँ मालूम है, वो तो पक्का 10 है। कुर्मी लड़ाए, जिनमें से 7 जीत के आए। हाँ हाँ। 4 पास ही जीते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हम्म, उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं, हमने 19 कैंडिडेट लड़ाए। मालूम है 2 मुझे, वो जनरल तो पक्का। जनरल सीटों पे हमने एससी के कैंडिडेट लड़ाए। तो एक उसमें समाजवादी जीत भी गया। पार्टी, हाँ, समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता। हाँ, बीजेपी के लोग ये घुमा फिरा के आरोप झूठे लगाते हैं, जैसे हमारे नेता पे भी लगाते हैं। अब अखिलेश यादव जी इतने शानदार और विजनरी नेता हैं, और वो हम्म, हर तरह के धार्मिक पूजा पाठ करते हैं, धर्म में पूरी आस्था रखते हैं, उन सारे तीज त्योहार मनाते हैं, इटावा में इतना शानदार मंदिर निर्माण करा रहे हैं, फिर भी उन्हें हिंदू विरोधी कहने के सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। मैं कहता हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ब्राह्मण जाति में एक से एक देशभक्त, एक से एक विद्वान, एक से एक समाज सुधारक पैदा हुए हैं, और मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ब्राह्मण विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो अच्छा। ये तो अच्छा, ये बताइए, कल आजम खान साहब को दोबारा सजा हो गई। डुप्लीकेट, मतलब 2 पैन 2 जन्मतिथि वाले मामले पे लेकर उसको लेके लोग तमाम सोशल मीडिया पे बड़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया ये, जबकि आजम खान साहब कह रहे थे कि ये, मैं आज उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो मेरे खिलाफ जो आरोप लगाया गया गलत है। तो कई लोग कह रहे हैं कि आजम खान की लोकप्रियता से सरकार घबरा गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। नहीं, जो भारतीय राजनीति और भारतीय न्याय व्यवस्था का अध्ययन करने वाले लोगों को इस पे एक विशेष अध्ययन करना चाहिए। आजम खान साहब के केस पर ये एक हम्म, स्पेशल केस हो गया है। हम्म, राजनीति में किसी व्यक्ति के खिलाफ कितना उत्पीड़न किया जा सकता है, कितने हम्म, अवैध मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं, किस तरह उसे जबरन जो सत्ता का दुरुपयोग करके जेलों में रखा जा सकता है, इसका अध्ययन करके इस पे एक रिसर्च होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे उदाहरण पाकिस्तान में मिलते थे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटते ही आदमी फांसी पर चढ़ा दिए गए, जेल में डाल दिए गए, हत्याएं करा दी गई। भारत में कम से कम एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा थी, लोकतांत्रिक परंपरा थी। चुनाव के बाद जो पार्टी हारती थी, बहुत सम्मान के साथ सीट छोड़कर दूसरी पार्टी को सौंप देती है, और कभी ऐसे 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 उत्पीड़न कभी भारत में नहीं हुए। आजम खान साहब के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, एक से एक। और आप अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस किस तरह के मुकदमे बनाए गए हैं। और ये बहुत ही उत्पीड़न की कार्रवाई है और बहुत ही शर्मनाक है, और ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जैसा बीजेपी की सरकार बदले की भावना से आजम खान साहब के खिलाफ कर रही है, ऐसी कार्रवाई कम से कम राजनीतिक रंजिश में नहीं की जानी चाहिए। इससे देश की परंपरा खराब होगी, देश का माहौल बिगड़ेगा, देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। ये खाली एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ने का विषय है। भाटी साहब, एक बात बताइए, अभी एक नई परंपरा, कल हमारे पुराने मित्र हैं दीपक शर्मा, वो एक बात कह रहे थे अपने यहाँ, और जो मैं भी उनकी बात से सहमत हूं, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं के अकाउंट में कैश ट्रांसफर की स्कीम शुरू की, महाराष्ट्र हरियाणा से शुरू हुई,
मध्य प्रदेश से शुरू हुई, मध्य प्रदेश में 1200 दिया, फिर वो महाराष्ट्र बढ़ते-बढ़ते 2500 हुआ और अब बिहार पहुँचते-पहुँचते तो भले वो दूसरे स्कीम के बहाने 10,000 रुपया दे दिया। तो ऐसे में तो लग रहा है कि सत्ताधारी दल को चुनाव हरा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर यूपी में भी ऐसी योजना आ गई, तो आप नहीं, कैसे इसका सामना करें? सरकारें कमजोर वर्गों के लिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए ऐसी योजनाएं लाएं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। और हुँ, उन्हें चाहे कैश ट्रांसफर भी करें उनकी मदद के लिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन चुनाव के समय पे देना, वो हुँ, चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। और इसमें शिकायत की गई चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी प्रश्न खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी योजनाएं लाएगी तो योजनाएं घोषित की जानी चाहिए कि हम चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनेगी हम ये लाभ देंगे। वो सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन एंड चुनाव के समय पे कैश ट्रांसफर करना ये हर तरीके से गलत है, अवैध है, गैर संवैधानिक है, आचार संहिता का उल्लंघन है और अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग और आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट कब जाएँगे? नहीं, हम अब इस बारे में मेरी पार्टी में तो बात हुई नहीं है, लेकिन पार्टी जरूर इस पर विचार कर रही होगी और कोई ना कोई हुँ, इस बारे में का योजना बन रही होगी। और मैं हुँ। आपकी बात से सहमत हूं कि हमें जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इस तरह क्यों हुआ। एक चर्चा और है कि कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में जल्दी हो जाना चाहिए वो और उनको सीटें उतनी ही देनी चाहिए जितने के वो हकदार हैं। जैसे बिहार में वो ज़्यादा सीटों पे लड़ गए और उनका उनका बड़ा खराब परिणाम आया। मतलब चुनाव की घोषणा के 10 दिन बाद उसमें आपका कोalition फिट होता है इंडिया गठबंधन का। तो यूपी में कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मन बनाया है कि कांग्रेस को 30-35 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इस बारे में असल में मुझे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। इस बारे में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे। हुँ, बाकी अभी चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो हुँ, इतनी जल्दी भी सीटों का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हुँ, हमारा प्रयास है, इस बारे में पार्टी भी सचेत है कि इस बार हम जल्दी ही सीटों का बंटवारा भी कर लेंगे और जल्दी ही हुँ। प्रत्याशी तय भी कर लेंगे, और ताकि प्रत्याशियों को तैयारी के लिए पूरा समय मिल सके। और इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है, एजेंडा में है ये। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पार्टी को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़िया किया जबकि नॉर्मली आप बढ़िया करते नहीं हो। हम्म। अब विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पहला फेज़ वहीं से स्टार्ट होता है और पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बड़ी लीड ले रही है। नहीं, निश्चित तौर पे पश्चिम में समाजवादी पार्टी थोड़ा कमजोर रहती थी, लेकिन इस बार 24 में थोड़ा सुधार हुआ है और 27 में हुँ, और बेहतर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है और हुँ, कुछ जो योजनाएं आई हैं और कुछ जो घोषणाएं आई हैं पार्टी की ओर से, उनसे लोग जो पहले नाराज रहते थे उनकी नाराजगी दूर हुई है। और इस बार हुँ। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 75-80 सीटें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत के आएंगे। मतलब पहले 2 फेज़ में आप कह रहे हैं कि 80 सीटें जीत लेंगे। हाँ, आधे से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां हम 10%, 15% पर रहते थे। हम हुँ, हुँ। 50% से ज्यादा सीटें, 60% के करीब सीटें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीते। मैंने 20 जिलों का दौरा किया है। मैं लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग करके आया हूँ, और हुँ, मैं हुँ, जनभावना के आधार पर, लोगों की सोच के आधार पर, और जिस तरह से नए नए लोग जुड़ रहे हैं और बड़े हुँ, उत्साहित हैं लोग समाजवादी पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को लेकर, उस हुँ। आधार पर ये कह सकता हूँ कि इस बार बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी का रिजल्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाला है। आपने 20 जिलों का दौरा किया है। 20 जिलों की 50 विधानसभाओं में मैं मीटिंग करके आया हूँ, बाकायदा पीडीए पंचायत करके, पीडीए चौपाल लगा के आया हूँ। टोटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से 145 के करीब सीटें हैं, अगर बरेली तक माने उसको तो। हाँ, लगभग। हम्म, जी जी जी। तो एक चीज जो है कि लोकसभा चुनाव में 2-3 जिलों में आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली थी, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा।
जो शहरी क्षेत्र है अलीगढ़ में तो मान लीजिए फिर भी कांटे का मुकाबला था। तो और यहाँ पे बड़ी सीटें हैं, विधानसभा में बड़ी सीटें हैं, नंबर ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लीड मिली थी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्जिन बड़ा लंबा था, चाहे गाजियाबाद में जीती सीट उन्होंने या फिर नोएडा की सीट हो या फिर एक अलीगढ़ छोड़ के आगरा वगैरह, तो कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे? नॉर्मली आपका समाजवादी पार्टी यहाँ पे अच्छा करती नहीं है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने? नहीं, मैं आपके इस विश्लेषण से और आपके आंकड़ों से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, गाजियाबाद, इनमें हम काफी कमजोर रहे। इस बार पहले से बेहतर स्थिति होगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सहारनपुर और मेरठ हम कम से कम 8-7 सीटें जीतेंगे दोनों जिलों से। नहीं, शामली, सहारनपुर तो आप जीतते भी रहे हैं, मेरठ में भी आप नहीं, मैं वही कह पिछले रहा हूँ, शामली और बागपत 6 सीटें कम से कम 4 हम जीतेंगे। गाजियाबाद में हम कई सीटें जीतेंगे, हापुड़ में जीतेंगे, मुरादाबाद और अमरोहा और इधर बरेली में बहुत अच्छी स्थिति है पार्टी की। बरेली में 9 सीटें, कम से कम 5 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के हम आधी से ज्यादा सीटें, और अब इस बार नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और इधर भी हम जीरो नहीं रहेंगे। पिछली बार जीरो थे। पिछली बार एक भी सीट ना गौतम बुद्ध नगर से न मिली थी, ना गाजियाबाद से, ना मथुरा से, ना आगरा से। लेकिन इस बार वही तो एक मैंने एक दो कहा। दो सीटें एक एक दो दो सीटें हर जिले में मिलेगी और मजबूती से हर सीट पर लड़ेंगे। इस बार की स्थितियां बेहतर रहेंगी। तो बुलंदशहर में हम कब कई उम्मीद सीटें जीतेंगे। बुलंदशहर जिले में तो इस बार कई सीटें जीतेंगे। अच्छा, ये आपका इस पे क्या काम चल रहा है? ये जो सर का रिवीजन चल रहा है, वोटर रिवीजन पे, उस पे आपका क्या फोकस है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जहां जहां भाजपा हारती उसी बूथों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है। एसआईआर में अभी तक प्रशासन की ओर से जीरो काम है। बहुत ज्यादा निराशाजनक रेस्पॉन्स है। मैं अभी 1 घंटे पहले ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में मीटिंग करके आया हूँ। जो हमारे वहाँ सेक्टर प्रभारी हैं और जोन प्रभारी हैं, उनकी मीटिंग मैंने ली। उनकी शिकायत ये थी कि एक भी बीएलओ घर पे प्रपत्र देने नहीं आया है नहीं नहीं, सूरजपुर मैं में। आपको जी जी। आपको आप सूरज बिल्कुल सही कह रहे हो सूरजपुर कि मैं हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सूरजपुर कस्बे में लगभग 30,000 वोट हैं। हाँ। एक भी वोटर के पास बीएलओ नहीं पहुंचा है। मैंने 3 बीएलओ को फोन किया वहीं मीटिंग में बैठे बैठे। तीनों बीएलओ ने ये कह दिया जी हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है, वोटर लिस्ट में कोई एड्रेस नहीं है, हम घर नहीं जा सकते। जिसे आके लेनी है बूथ पे आके अपना प्रपत्र ले ले। फिर मैंने जो उनके उनके सुपरवाइजर हैं उन्हें फोन किया। सुपरवाइजर कह रहे हैं जी आज पीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है, हम मीटिंग में जाके पता करेंगे कि क्या करें, इसमें अभी तो नहीं हो पा रहा है। और जो एसडीएम सदर है, जो इनका सबका प्रभारी है, एसडीएम सदर को मैंने 3 बार फोन मिला है, एसडीएम सदर ने फोन नहीं उठाया। तो हालत तो बहुत खराब है ना। तो वो ठीक से बता पा रहे हैं कि इनमें भरना क्या है। 2003 की वोटर लिस्ट के डिटेल भरनी है, 2003 की वोटर लिस्ट मिल ही नहीं रही है। ना तो पोर्टल पे है, ना हार्ड कॉपी में मिल रही है। तो अभी तक तो प्रशासन का काम जीरो है। अगर इसी तरह चलेगा तो ये तो मन मर्जी से अपनी जितनी वोट काटनी है उतनी काटने देंगे और जितनी रिपीट करनी है वो रिपीट कर देंगे। इसमें हमारी मांग रहेगी कि इसमें सुधार करें और फिर पत्र हर मतदाता तक पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट में, वहाँ करीबन वहाँ भी अच्छी खासी आबादी है और यहाँ पे भी घर घर पे नहीं आया बीएलओ। हाँ, मैं भी नहीं आ रहे देख हैं, रहा हूँ। जबकि हाँ, जबकि चुनाव लखनऊ आयोग का दावा है कि एक एक घर 3-3 बार पहुंचेगा। हाँ, एक बार भी और नहीं आया। और राजनाथ सिंह और योगी जी के साथ बीएलओ पहुंच के फोटो खिंचा रहा है। तो हाँ और ये बड़ी जी बात जी। आपने कही कि 2003 की वोटर लिस्ट आप बता रहे हैं कि बीएलओ के पास नहीं है। वो मिल ही नहीं रही है। ना तो बीएलओ के पास है, ना बीएलए के पास है, ना कार्यालय में मिल रही है और ना पोर्टल पे है। तो डिटेल कैसे भरेंगे? तो अभी लगता है कि सर का मामला फंसेगा यूपी में। हाँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट जाएंगे। अगर इसमें प्रशासन ने सुधार नहीं किया और घर घर तक प्रपत्र नहीं पहुंचाए तो हम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। चलिए भाटी जी, आपने समय दिया और आपने आज बोला कि आप समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 80 सीट जिता के देंगे। तो ये बड़ा जी दावा है पक्का। कि
विधानसभा पक्का पक्का 2027 में गाजियाबाद में भी खाता खुलेगा, गौतम बुद्ध नगर में भी खाता खुलेगा, मथुरा में और आगरा में भी, सब जगह। चलिए जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद।